आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय इस संदर्भ में कि न्याय दर्शन में जो चर्चा होती है उसकी चर्चा का प्रमुख विषय प्रमाण है। ज्ञान का साधन क्या है, वह उसकी चर्चा का प्रमुख विषय है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान का स्वरूप क्या है, यही इसकी चर्चा का प्रमुख विषय है। और ज्ञान से ही समस्त दुखों का नाश अर्थात बंधन का नाश होता है। जिसे हम न्याय दर्शन कह रहे हैं, ये सूत्रीय परंपरा में महर्षि गौतम द्वारा जो न्याय सूत्र का संकलन किया गया, वहां से प्रारंभ होता है। इसी वजह से हम महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं। ग्रंथों में हमें महर्षि गौतम का एक और नाम देखने को मिलता है, वो नाम है अक्षयपाद। अक्षयपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं इनके अक्ष मतलब आंख, तो अक्षपाद नाम है। इनके पैर में भी आंख है, तो ये लाक्षणिक है। क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन, इनका बोध इस स्तर का था कि कहा जाता है कि इनके पैर में भी आंख। न्याय का जो पूरा मुख्य विषय है वो प्रमाण और प्रमेय सहित 16 पदार्थों के ज्ञान के द्वारा दुख निवृत्ति, और दुख निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा न्याय सूत्र के में वर्णन इसका मिलता है। अब ये प्रमाण और प्रमेय सहित जो अन्य 16 पदार्थ हैं, इन सब की चर्चा जब भाष्यकारों की प्रवृत्ति में आती है तो वो केंद्रित हो जाती है प्रमाणों पर। इसलिए कई बार न्याय दर्शन को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है, प्रमाण मीमांसा वाला दर्शन भी कहा जाता है। तो यदि हम न्याय परंपरा में ग्रंथों की बात करें जिसे हमें न्याय दर्शन की जानकारी मिलती है, तो बहुत ही समृद्ध इसकी परंपरा रही है। और इसका जो आधारभूत ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र में कुल 5 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय 2 परिच्छेदों में विभाजित है। और इसमें तार्किक सिद्धांत के आधार पर जो वैदिक वैदिक विचारधाराओं के निष्कर्ष हैं, उनका दार्शनिक और धार्मिक दोनों पहलुओं को इसमें प्रस्तुत किया गया है। न्याय सूत्र पर जो भाष्य लिखा, सबसे प्रमुख भाष्य जो उपलब्ध है वो वात्सायन का न्याय भाष्य है। उसके बाद एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय वार्तिक। इसकी रचना उद्योतकर ने की। वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखा। उद्ययन की तात्पर्य पर शुद्धि एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उद्ययन का एक प्रकरण ग्रंथ उसे कहते हैं जो चिंतन परंपरा में, जो परंपरा में चली आ रही विषय वस्तु है, उसके किसी एक प्रकरण पर, किसी एक विषय पर जब केंद्रित कर कर कोई ग्रंथ की रचना की जाती है तो उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो आत्म तत्व विवेक उद्ययन ने
आत्म तत्व विवेक की रचना की, जिसमें आत्मा तत्व के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। इसके साथ में उदयन का एक और प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ ही है न्याय कुसुमांजलि। तो उदयनाचार्य की न्याय कुसुमांजलि जो ईश्वर सिद्धि के लिए, ईश्वर केंद्रित है, ईश्वर सिद्धि के लिए दिए गए प्रमाणों पर आधारित है। किरणावली भी उदयन की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, और न्याय परशिष्ट, तो ये जो है उदयन की पुस्तक है प्रमुख। उदयन के बाद गंगेश उपाध्याय का नाम आता है, और गंगेश उपाध्याय को न्याय परंपरा में नव्य न्याय का जनक कहा जाता है। नव्य न्याय प्राचीन न्याय से कई अर्थों में अलग है। एक तो नव्य न्याय भाषा पर अधिक बल देता है, और एक एक विशिष्ट प्रकार की भाषा का विकास करता है, जिसे हम नव्य न्याय भाषा कहते हैं। और ये न केवल न्याय दर्शन में, बल्कि तत्कालीन समय की जितनी भी, चाहे वो साहित्य रचनाएं हों, व्याकरण की रचनाएं हों, या अन्य विषयों की भी रचनाएं हों, इस विधि का प्रयोग, नव्य न्याय भाषा का प्रयोग हर जगह पर हुआ। तो नव्य न्याय भाषा मुख्य रूप से जो भाग कम्युनिकेशन में, जो संप्रेषण में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन अशुद्धियों से बचने के लिए एक ऐसी भाषा तैयार करने का प्रयत्न था जिससे द्व्यर्थता न हो। जब द्व्यर्थता नहीं होगी तो ये माना गया कि जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप से बचा जा सकता है। तो नव्य न्याय भाषा की शुरुआत गंगेश उपाध्याय से मानी जाती है, और गंगेश उपाध्याय की जिस पुस्तक से इस भाषा की नव्य न्याय की शुरुआत मानी जाती है, वो है तत्व चिंतामणि। तो नव्य न्याय के अध्ययन का जो केंद्र रहा है, मुख्य रूप से बिहार राज्य में मिथिला एक क्षेत्र है, वो रहा है, और बंगाल रहा है। जबकि प्राचीन न्याय का जो केंद्र था वो काशी रहा है, लेकिन नव्य न्याय का जो केंद्र रहा है वो बंगाल रहा है। अभी जो वर्तमान बिहार है उसमें मिथिला एक जगह है। जैसा आप लोगों को पता है कि जब अविभाजित बंगाल था, तो बिहार भी अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। तो ये जो वर्तमान मिथिलांचल है और बंगाल का हिस्सा, वहां पर इसकी बड़ी केंद्र रहा इस अध्ययन का। और नव्य न्याय में ही जो गंगेश उपाध्याय के पुत्र हैं वर्धमान, उन्होंने तत्व चिंतामणि प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। फिर विश्वनाथ पंचानन ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली की रचना की। केशव मिश्र की तर्क भाषा एक पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है नव्य न्याय की। उसके बाद में इस परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपराओं में हमने और भी चर्चा की है, युगल दर्शनों की एक परंपरा रही है। तो न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के साथ युगल बनाता है, और वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा और न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा एक साथ चलकर आगे बढ़ती है, और इस दर्शन को फिर न्याय वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो जो न्याय वैशेषिक दर्शन का एकीकरण हुआ, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो शिवादित्य ने कि जो सप्त पदार्थी, वो इस एकीकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट ने लिखा, भाषा परिच्छेद जो विश्वनाथ पंचानन की बुक है, वो ये दो और ग्रंथ हैं जो
न्याय वैशेषिक के एकीकरण के बाद ग्रंथ हुए। उसके बाद भी ये परंपरा अभी तक भी जारी रही है और इस परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ अभी तक लिखे जाते रहे। उतने विस्तार में हम नहीं जाते हैं। इन पुस्तकों का जिनकी हमने जिक्र किया वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें। अब न्याय परंपरा में जो सूत्र है उसमें ये कहा गया कि दुख निवृत्ति तत्व ज्ञान से संभव है। दुख की निवृत्ति तत्व ज्ञान से ही होगी। तो तत्व ज्ञान के लिए इसी संदर्भ में सूत्रकार ने 16 पदार्थों को का विवेचन किया है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इन 16 पदार्थों में 12 प्रमेय भी हैं। कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग। प्रमेय मतलब जो ज्ञान का विषय बनेंगे, ज्ञेय हैं। ये जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों का मैं यहां पर विस्तृत चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। आप इसे देख लीजिएगा किनका अर्थ क्या होता है। जैसे प्रमाण हो गया, प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है वो प्रमाण है। प्रमेय क्या है? जो प्रमा का विषय है वो प्रमेय है। ठीक है। संशय क्या होती है? मन की अवस्था होती है। जब मन में विकल्प उपस्थित होता है, ये वाला सही और वो वाला सही, ये संशय होता है। प्रयोजन क्या होता है? जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। दृष्टांत, दृष्टांत होता है जो सर्वसम्मति, जिसे जब अगर शास्त्रार्थ हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों सहमत हों उसे हम दृष्टांत कहते हैं। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है जब कोई दर्शन या कोई विचारधारा जिसको स्थापित कर चुकी होती, जो जिस मान्यताओं को स्वीकार करती, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। अव्यय, अव्यय न्याय दर्शन में अनुमान द्वारा जो अंगीभूत, अनुमान की प्रक्रिया में अंगीभूत जो है किया गया है, जो 5 अव्यय है उसके जो घटक हैं उसे अव्यय कहते हैं। तर्क क्या है? तर्क एक युक्ति है जो किसी भी प्रकार के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए विरोधी के का जो तर्क है उसमें विरोधाभास दिखाकर, दोष दिखाकर दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह तर्क है। निर्णय क्या है? किसी विषय, किसी निश्चित विषय पर जब प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो जाती है तो उसे निर्णय कहते हैं। वाद क्या है? वाद वह विचार है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए वादी और प्रतिवादी एक दूसरे के सिद्धांत का खंडन या पुष्टि करते हैं, उसे वाद कहते हैं। जल, जब वादी और प्रतिवादी केवल विरोधी को परास्त करने के लिए, हराने के लिए वाद विवाद करते हैं तो इसे जल्प कहते हैं। वितंडा क्या होता है? जब केवल विरोधी को पराजित करने के लिए और अपने जीत के लिए दूसरे के विचारों का खंडन किया जाता है और अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया जाता तो इसे वितंडा कहते हैं। हेत्वाभास, अनुमान में जो दोष दिखाया जाता है, हेतु नहीं है, हेतु की अनुपस्थिति में या दूषित हेतु को हेत्वाभास कहा गया। छल, जब वाद में विपक्षी के मुख्यार्थ को छोड़कर उसके लक्षणार्थ को पकड़कर जब शास्त्रार्थ किया जाता है, विरोधी पर हमला किया जाता है, तो उसे छल कहते हैं। जाति, 15वां,
जो पदार्थ है, तो जाति क्या होता है? जाति यहां पर एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। ये भी एक प्रकार का छल के तरह ही दुष्ट उत्तर होता है। जब समानता या असमानता के आधार पर दुष्ट अनुमान द्वारा विरोधी के निर्दोष, जो जहां दोष नहीं है उस भी तर्क का खंडन किया जाता है, तो उसे जाति कहते हैं। निग्रह स्थान, वाद विवाद का वह स्थान जहां विरोधी को हार स्वीकार करनी पड़ती है, उसे निग्रह स्थान कहते हैं। तो ये 16 पदार्थ है। इस 16 पदार्थों की जो श्रेणी, इसे श्रेणीबद्ध किया गया है, ये तत्कालीन जो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पर इसको बहुत महत्व दिया गया है और इसकी चर्चा की गई है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो न्याय का प्रमुख विषय है, प्रमुख प्रतिपाद सॉरी प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, वो प्रमाण मीमांसा है, तो उसकी चर्चा करते हैं। प्रमाण मीमांसा ऐसा नहीं है कि न्याय दर्शन में केवल प्रमाण मीमांसा की चर्चा है। प्रमाण मीमांसा के साथ ही साथ तत्व मीमांसा की भी चर्चा है, लेकिन प्रधानता प्रमाण मीमांसा की है। तो जो नव्य न्याय है, न्याय का दर्शन है, उन दोनों में ही प्रमाण मीमांसा प्रधान रूप में रही है। न्याय दर्शन की जो प्रमाण मीमांसा है, वो वस्तुवादी प्रमाण मीमांसा है। जब हम वस्तुवादी कहते हैं, तो वस्तुवादी कहने का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञेय वस्तु है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। किससे स्वतंत्र अस्तित्व है? ज्ञाता से स्वतंत्र अस्तित्व है। और न्याय दर्शन, न्याय की तत्व मीमांसा बहुतत्ववादी है। बहुतत्ववादी मतलब मूल रूप से दो से अधिक तत्व स्वीकार किया जाता है, इसीलिए बहुतत्ववाद कहते हैं। इसको जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम तत्व मीमांसा में विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ न्याय दर्शन के साथ केवल न्याय का आत्मा विचार और ईश्वर विचार की चर्चा करेंगे। वो भी क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है और ईश्वरीय ज्ञान की भी बात होती है, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो न्याय दर्शन में जो ज्ञान है उसका आश्रय आत्मा को माना गया है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। और ज्ञान को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। ये आत्मा में रहता नहीं है, आत्मा में आता है। कब आता है? जब आत्मा मन और इंद्री के सहायता से ज्ञेय पदार्थ के संपर्क में आती है। अगर आंतरिक विषय है तो केवल मन से काम चल जाएगा। तो ज्ञान ज्ञेय पदार्थ के संपर्क में आती है, तब ही आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। और न्याय दर्शन में यह माना गया है कि ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं होता है, बल्कि ज्ञान केवल विषय को प्रकाशित करता है। और जिस ज्ञान के द्वारा विषय प्रकाशित हो रहा है, वह ज्ञान जब दूसरे ज्ञान का विषय बनेगा तब ही वह प्रकाशित होगा। इसलिए न्याय दर्शन में परतः प्रमाण स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि न्याय दर्शन में ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं है। जैसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो ये उदाहरण देते हैं। न्याय दर्शन ज्ञान को अनुभव भी कहता है। अनुभव क्या है? जो स्मृति से भिन्न है। अनुभव में क्या होता है कि अनुभव में ज्ञेय विषय ज्ञान के समय उपस्थित रहता है। स्मृति में ज्ञान के समय ज्ञेय विषय उपस्थित नहीं रहता है।
इसलिए अनुभव ज्ञान के विषय से स्मृति के विषयों से भिन्न है, क्योंकि अनुभव में ये विषय है। अब यहां पर अनुभव को दो प्रकार का बताया गया, प्रमा और अप्रमा। तो जो यथार्थ अनुभव है वह प्रमा है। तत्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम प्रमा। जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में जानना प्रमा है। और जो चीज जैसी नहीं, तत्वती अप्रकारकम, जो चीज जैसी नहीं है, उस जिस रूप में है उसके अतिरिक्त उसके बारे में कुछ जानना, वह अप्रमा है। तो प्रमा यथार्थ अनुभव है, और प्रमा जिससे प्राप्त होती है उसके करण को प्रमाण कहा गया। करण मतलब जो निकटतम साधन है जिससे उत्पन्न होती है प्रमा, उसे प्रमाण कहा गया। और न्याय दर्शन में चार प्रमाण स्वीकार किए गए, चार प्रकार की प्रमा है, और उसी से करस्पॉन्डिंग करते हुए चार प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। अनुमिति प्रमा अनुमान प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। उपमिति प्रमा उपमान प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। शाब्द बोध प्रमा शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो अयथार्थ ज्ञान है, अप्रमा है, उसे तीन माना है न्याय दर्शन में। संशय, विपर्य, तर्क। संशय क्या होता है? जब ज्ञान के विषय के बारे में ज्ञाता के मन में विकल्प उपस्थित होता है, ये सही है या ये सही है, इस अवस्था को संशय कहा गया। जब गलत ज्ञान हो, रस्सी में सर्प दिखाई दे, तो इस तरीके के ज्ञान को विपर्य कहा गया, एरर है। और तर्क को भी अप्रमा के रूप में न्याय दर्शन में स्वीकार किया गया। तो तर्क अपने आप में ज्ञान प्राप्ति का स्वतंत्र साधन न होकर, बल्कि यह प्रमाणों में सहायक साधन है। स्वतंत्र साधन न होने के कारण तर्क को अप्रमा की श्रेणी में रखा जाता है। न्याय दर्शन में स्मृति को भी प्रमा में नहीं रखा जाता, उसे अप्रमा में ही माना जाता है। क्यों अप्रमा में मानते हैं? क्योंकि स्मृति ज्ञान संस्कार जन्य ज्ञान होता है, और प्रमा या ज्ञान का, प्रमा के बारे में प्रमा का विषय हमेशा नवीन होना चाहिए, वो पूर्व ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसलिए स्मृति को प्रमा में नहीं रखा गया। लेकिन स्मृति का भी दो विभाजन होता है, यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति। जैसा ज्ञेय विषय अनुभूत हुआ था, यदि स्मृति में उसी रूप में आता है तो उसे यथार्थ स्मृति कहते हैं। यदि उससे पृथक रूप में आता है तो उसे अयथार्थ स्मृति कहते हैं। यहां तक स्पष्ट है? यहां तक जो हमने चर्चा की है, अगर किसी को यहां पर तक कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम प्रमाणों की चर्चा शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी नहीं पूछना? आप लोग जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, ग्रुप में डाला हुआ था, उसको देखा? उसको हल किया आपने लोगों में? कितने लोगों ने हल किया उसको? किसी ने नहीं? ये सर सॉल्व किया है। अच्छा, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? जी कुछ क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सा आंसर टिक करें। तो हाँ, बिल्कुल। मैंने
पूरी कोशिश की है कि जो स्तर असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पत्रों का होता है उसी तरीके का स्तर हम प्रदान करें। कंफ्यूजन बिल्कुल शब्दों की वजह से है, तथ्य आपको पता है, आप पूरा उसमें उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है, एक भी तथ्य ऐसी आवश्यकता नहीं है जो मैंने अपने वीडियो में न बताया। और उतने प्रश्न पत्र आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इस तरीके की परिस्थिति से अभी जूझें और इस बात को जान लें कि ज्यादातर जो आपके प्रश्न गलत होते हैं वो जानकारी के अभाव में नहीं, समझ के अभाव में गलत होते हैं। तो जो भी आपको प्रश्न नहीं समझ में आए हैं उसको बताएं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उन उन प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो आपके पास नहीं है, सारे तथ्य आपके पास पहले से उपलब्ध है, केवल समझ का फेर है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं आपको हर जो जिन अभी ये सांख्य का दिया था, योग का दिया था, वैसे अभी मैं न्याय पढ़ा रहा हूं तो न्याय का भी दूंगा। और न्याय में आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देंगे, न्याय और वेदांत, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने प्रश्न क्वेश्चन बैंक तैयार किया अभी न्याय का, मैं जब अभी 1 घंटे पहले मैं वही कर रहा था। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वही वहां पे पूछ रहा हूं, और पूरा इससे बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना है। तो आप पूछ सकते हो कि कौन सा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर एक्चुअली में काफी क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो हाँ, हम चाह रहे थे कि एक दिन आप क्वेश्चंस सॉल्व करवा दीजिए सारे। चलिए, तो एक दिन क्या आज ही करवा देते हैं? सभी लोग सहमत है तो ये वीडियो, चूंकि इसको हम रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं उस पर, तो अगला चूंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो अभी सॉल्व करा देते हैं। करा दें? जी सर। सभी लोग, सभी सहमत है ना? करा देते हैं। वैसे यस इतना सर। कठिन नहीं है, फिलहाल करा लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ अभी के लिए, और हम एक काम करते हैं, गूगल मीट का लिंक भेज देते हैं, उसमें जो है ना हमारे पास लंबा समय रहेगा पूरा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ठीक है, ये ले लो। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर अभी मैं यही कर देता हूँ। तो इतना अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा न्याय दर्शन पर, वो हम उसमें प्रमाणों की चर्चा करेंगे, और न्याय में 2-4 वीडियो बनाना पड़ेगा, तो हम उसको देखते हैं।